अभी सही है क्या? अभी आ रहा है क्या? अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए तो एक बार ना जो भी आपके दोस्त लोग हैं सबसे बोल दीजिए कि आज का क्लास तो ऐप पे चलेगा, और आज कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकता है, तो सबको एक बार बोल दीजिए कि हाँ सर क्लास स्टार्ट हो चुका है। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। अब ठीक है सर, ओके साकेत, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास, क्या और कुछ देर वेट कर लिया जाए, बाकी लोगों को भी जुड़ने दिया जाए। पहले ये बताइए कैसा गया आप लोगों का एग्जाम, थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का कैसा रहा आप लोग का? सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एक बार मैसेज कर देंगे। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कैसा रहा सर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अभिषेक। कैसा रहा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आप लोगों का? मैसेज कर दीजिए एक बार। अच्छा सर। चलिए तो फिर बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि क्लास अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा सर, बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया अभिषेक, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर हम पहले ये बताइए पहले पूरा थर्ड सेमेस्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दें क्या, सीधा अपना जो सर्वेइंग है उससे स्टार्ट करें? क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर आपको बता दिया है कि थर्ड सेमेस्टर आपका क्या क्या पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। तो एक बार आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि सर थर्ड सेमेस्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए कि जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट किया जाए। बताया जाए थर्ड सेमेस्टर के बारे में, एक डिस्क्रिप्शन ले लें, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे सर वो हम लोग पढ़ रहे थे जनरल इंजीनियरिंग, अब आ चुके हैं हम लोग अपना मेन ब्रांच में। तो बताइए कि आज फिर सीधा सिलेबस स्टार्ट करें? कमेंट कीजिए, आवाज जा रहा है नहीं जा रहा है, कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। चलिए देख, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नीतीश। चलिए ऐसा करते हैं ना कि जो ब्रांच पेपर है ब्रांच पेपर स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग सबका डिस्क्रिप्शन लेते चलेंगे। तो देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग। क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग। अब सर्वेइंग होता क्या है ऐसा समझते हैं, ठीक है? तो अगर सिंपल सर्वे का मतलब, अगर सिविल इंजीनियरिंग से हट करके अगर हम सर्वे के बारे में सोचे, कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है सर? एक और डिस्क्रिप्शन सर, हाँ चलिए डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग से हट करके सोचते हैं कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग नहीं, हमको बस सर्वे जानना है, तो अगर जनरल मीनिंग का बात किया जाए तो सर्वे का जो मतलब होता है सर, सर्वे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सर्वे का मतलब क्या होता है सर? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करना, यही आपके पास क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। यही चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? सर्वे बोल देते हैं। सर इससे कुछ समझ में नहीं आया कि व्हाट डू मीन बाय कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अभी आपने देखा था कि आप लोग सब तो मोस्टली तो बिहार से ही होंगे। तो अभी बिहार में ना एक गणना हुआ था जिसको हमने बोल दिया था सर कि जाति गणना, ठीक है? कि कौन से जाति के कितने लोग हैं, ठीक है? हिंदी पे मत जाइएगा, मे भी हिंदी गलत लिखा हुआ हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि जातिगत गणना हुआ था कि कौन सा कास्ट जो है वो कितने लोग हैं, तो लोग घर घर जाते थे, घर घर जाकर के पूछते थे कि हाँ ठीक है बता दीजिए आपका कास्ट कितना है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई कोई कास्ट एक्स वाई जेड कोई भी कास्ट होता, तो गांव में गए और सब गांव से पूछते गए कि हाँ भाई एक्स जाति के लोग जो हैं वो कितने हैं, वाई जाति के लोग हैं वो कितने हैं, जेड जाति के जो लोग हैं वो कितने हैं। तो ये जो आप डेटा लेकर के आ रहे हो, ये जो आप सैंपल ले रहे हो, यही सैंपल तो आपका क्या कहलाएगा? सर्वे कहलाएगा। तो यहां से एक चीज तो हमको पता चल गया कि सर सर्वे क्या है। तो सर्वे मतलब हो गया सर कलेक्शन ऑफ डेटा। अब सर्वेइंग आप जितना भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, सब सब्जेक्ट में हम लोग सर्वे करते हैं, मतलब डेटा का कलेक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया सर? एग्जांपल के तौर पे हो गया क्या कि जैसे मान लेते हैं कि अगर सर हम पढ़ते हाईवे इंजीनियरिंग,
तो जैसे ही आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो हाईवे इंजीनियरिंग के लिए भी हमको डेटा का जरूरत पड़ेगा। कैसे डेटा का जरूरत पड़ेगा कि सर अगर हम कोई भी रोड का डिजाइन कर रहे हैं तो इस रोड से कितने नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो पास करेगा, इस रोड से कितना नंबर ऑफ व्हीकल जो है, कितना नंबर ऑफ गाड़ी जो है वो इससे पार करेगा। तब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए जितना भी गाड़ी है, जितना भी व्हीकल है, सबका डेटा का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया सर, सर्वे हो गया। उसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ते इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्या पढ़ते सर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी हम लोग सर डिजाइन करते हैं क्या, तो जैसे मान लेते हैं कोई भी स्टोरेज टैंक का डिजाइन कर रहे हैं। अभी नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर स्टोरेज टैंक क्या होता है, तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो और इस सोसाइटी में जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उसका आपको क्या करना था, एक टैंक बनाना था ताकि पूरे सोसाइटी को आप पानी सप्लाई कर सको। तो ये जो सोसाइटी में आप ये जो टैंक बना रहे हो वो कितने लोगों के लिए टैंक बना रहे हो, इस टैंक का कैपेसिटी क्या रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको इस सोसाइटी में जा करके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि सर इस पे कितने लोग जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे भी डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे भी आप डेटा का कलेक्शन कर रहे हो। तो सर्वे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा। हम लोग क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है सर, सर्वेइंग कहलाता है। बट ये क्या है, एक जनरल डिफिनीशन होता है सर्वेइंग का। हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, तो हम लोग को पढ़ना है कि सर सर्वे एंड जियोमेटिक्स फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। तो सर हम लोग को पढ़ना है कि सर सर्वे एंड जियोमेटिक्स फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। हम लोग को क्या पढ़ना है सर, तो हम लोग को पढ़ना है सर सर्वेइंग एंड जियोमैटिक्स। तो जियोमैटिक्स अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जियोमैटिक्स मतलब क्या होता है, तो सर जियोमैटिक्स जैसे सर्वे का ही कहीं कहीं पे नाम आपको ये चीज दिया हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, जब आप कंपटीशन का तैयारी करोगे तब। तो जियोमैटिक, जियो मतलब क्या होता है सर, तो जियो मतलब होता है सर अर्थ, और मैटिक मतलब होता है सर क्या, मेजरमेंट। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सिर्फ सर्वे ही नहीं करते हो, आप इसके साथ साथ क्या करते हुए चलते हो, तो अर्थ पे जितना भी आपके पास नेचुरल फीचर्स दिखाई दे रहे हैं उनका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को जब आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो वहां पे हम लोग सर्वेइंग ना पढ़ा करके वहां पे हम लोग पढ़ाते हैं जियोमैटिक्स। जियोमैटिक्स मतलब अर्थ पे आपको जितना भी फीचर्स दिखाई दे रहा है उन सारे फीचर्स का मेजरमेंट, यही आपका क्या कहलाएगा, जियोमैटिक कहलाएगा। बट अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर सर्वेइंग। तो हम लोग का फोकस जियोमैटिक पे ना हो करके हम लोग का फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए सर्वेइंग पे। तो अब हम समझते हैं क्या कि सर सर्वेइंग हमारे पास होता क्या है और हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो कैसे बनाया गया है। तो ये सर्वेइंग को समझने के लिए या थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को समझने के लिए या जियोमैटिक्स के सिलेबस को समझने के लिए हम लोग सर सर्वेइंग एंड जियोमैटिक्स सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है बच्चा, ठीक है, सर्वेइंग और जियोमैटिक जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ही सब्जेक्ट का नाम है सर्वेइंग और जियोमैटिक। जैसे हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को क्या बोल देते हैं, तो जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स को बोल देते हो क्या कि सर सॉइल मैकेनिक्स बोल दीजिए, या इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं जियोटेक। इसमें हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसमें हम लोग बोल देते हैं सर जियो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जियो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अर्थ, अर्थ मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, सॉइल, सॉइल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है तो वो आपको पढ़ाया जाएगा सॉइल मैकेनिक्स में। अब अर्थ का जो मेजरमेंट है, जियोमैटिक है, वो पढ़ाया जाएगा आपको कहाँ पे, तो वो पढ़ाया जाएगा सर्वेइंग में। तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि सर ये जो सर्वेइंग है, ये सर्वेइंग हमको बताता क्या है, सर्वेइंग में हम लोग क्या सीखेंगे, थर्ड सेमेस्टर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम जॉब में चलेंगे तब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारे चीज को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सर्वेइंग का बात किया जाए तो सर्वेइंग को समझने के लिए मैंने क्या किया, तो सर मैंने क्या किया कि सर अब जियोमैटिक है, तो सर जियो मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मेजरमेंट। तो हमने क्या किया कि अर्थ का कोई एक टुकड़ा ले लिया, अर्थ का कोई भी एक टुकड़ा ले लिया। अब इस टुकड़ा में जब आप देख रहे हो तो इस टुकड़ा में क्या है, तो इस टुकड़ा में सर एक अपना प्यारा सा कुटिया है, अपना एक प्यारा सा बंगला होगा, वो गाना सुने ना आप लोग, एक बंगला बने प्यारा। तो मान लेते हैं कि ये अपना एक प्यारा सा घर था, ये अपना प्यारा सा क्या था सर, एक अपना प्यारा सा घर था। इसी में सर अब घर है तो ऑब्वियस सी बात है सर एक गार्डन भी होगा। तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे अपने कुटिया को गुलजार करने के लिए यहाँ पे सर हमने एक गार्डन बना दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, एक गार्डन है। ये आपके पास घर हो गया,
ये आपके पास एक गार्डन हो गया, तो इसको घर लिख देते हैं, GHAR, घर हो गया। ये आपके पास गार्डन हो गया, ये आपके पास क्या है, गार्डन है। अब सर चूंकि हम लोग नेचुरल के लगाव रखने वाले थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया सर कि यहाँ से एक रिवर को भी फ्लो करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर, यहाँ पे हमारे पास रिवर आ गया सर, एक रिवर आ गया सर। उसी तरह से यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, तो यहाँ पे आपके पास माउंटेन्स आ गया सर, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया सर, माउंटेन आ गया सर, माउंटेन आ गया सर। उसी तरह से सर यहाँ पे क्या आ गया सर, इलेक्ट्रिसिटी का पोल आ गया है सर, इलेक्ट्रिसिटी का पोल है सर, ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल है। यहाँ पे हम लोग क्या करें सर कि अब मॉडर्न सोसाइटी में आ गए हैं सर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर कि एक टावर भी इंस्टॉल कर दे रहे हैं सर, यहाँ पे हमने एक टावर भी इंस्टॉल कर दिया सर। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे था। अब क्या करना है कि सर जियोमेट्रिक मतलब सर इन्हीं चीज का मेजरमेंट हमको करना था, इन्हीं चीज का हमको क्या करना था सर, मेजरमेंट करना था। अब जब आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो सर, हाँ ये रोहित शर्मा, ठीक है इधर देखिए क्या बोल रहा है, क्या इधर देखिए समझिए बच्चा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसी चीज का मेजरमेंट करना था। अब आप जब भी मेजरमेंट करते हो, तो आप मेजरमेंट से क्या समझते हो, तो सिंपल सा मतलब है सर, मेजरमेंट होता नहीं है कुछ, मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं सर, कंपैरिजन करते हैं। मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं सर, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब क्या, कि कोई चीज कितना दूर है, कोई चीज कितना बड़ा है, कोई चीज कितना छोटा है, यही कंपैरिजन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग मेजरमेंट का बात करेंगे कि सर हमको मेजरमेंट करना था, तो सर मेजरमेंट करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक फिक्स्ड पॉइंट चुनना होता है, एक फिक्स्ड रेफरेंस चुनना होता है। उसी के कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ सर इस पॉइंट से यहाँ का दूरी ये है। जैसे अगर मैं पूछूं कि पटना का दूरी कितना है, तब आपके मन में क्या आएगा सर, पटना का दूरी आप कहाँ से पूछ रहे हो, आप मेरे कॉलेज से पूछ रहे हो, आप मेरे घर से पूछ रहे हो, या आप मेरे नानी के घर से पूछ रहे हो, आप कहाँ से पूछ रहे हो। तो जब भी आप किसी भी चीज के मेजरमेंट का बात करते हो, तो उसके लिए एक फिक्स्ड रेफरेंस देखना होता है, और उसी फिक्स्ड रेफरेंस के कंपैरिजन में हम लोग बताते हैं कि ये जो चीज रहने वाला है वो इतना दूरी पे रहने वाला है। तो सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो फिक्स्ड रेफरेंस रहता है, जहां से आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो, उसको हम लोग बोल देते हैं कंट्रोल पॉइंट। क्या बोल देते हैं, कंट्रोल पॉइंट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आना चाहिए, वो आना चाहिए सर कंट्रोल पॉइंट। क्या आना चाहिए सर, कंट्रोल पॉइंट। क्या आना चाहिए सर, कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर कि अभी बस समझते चलिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है, अभी कुछ लिखवाएंगे नहीं, कुछ रटवाना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस समझते चलिए कि आपका सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में खटका कि सर ये कंट्रोल पॉइंट होगा क्या। तो कंट्रोल पॉइंट में आपको यह समझना है कि सर कंट्रोल पॉइंट जो हमारा होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके कंपैरिजन में बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो कंट्रोल पॉइंट के बारे में आप सीधा हेडिंग डाल लीजिए क्या, कि सर कंट्रोल पॉइंट क्या हो गया, कि सर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। कंट्रोल पॉइंट हमारे पास क्या हो गया सर, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इस रेफरेंस पॉइंट से क्या करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट टू विच एनी, टू विच एनी मेजरमेंट इज टेकन, एनी मेजरमेंट इज टेकन, यहां से जो भी हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट इज ए पॉइंट टू विच एनी मेजरमेंट इज टेकन। अभी डिफिनीशन नहीं लिखना है, सब डिफिनीशन हम लिखवाते चलेंगे बस, ठीक है, अभी बस समझते चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि सर हमारे पास कोई एक कंट्रोल पॉइंट होता। जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो हमेशा से यही चीज, लेकिन आपको पता नहीं था। जैसे आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं कोई भी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 2,3। इसका मतलब क्या था कि सर इसका जो डिस्टेंस है जो 2 दिया गया है, वो 2 के लिए हमने रेफरेंस किसको माना था सर, कि सर ये एक्स एक्सिस में 2 मीटर होता और वाई एक्सिस में 3 मीटर होता, तब जाकर के ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा होता वो हो जाता 2,3। तो आप इस पॉइंट का लोकेशन जो है वो लोकेशन कहां से बताए हो, तो सर लोकेशन बताए थे इस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से, जिसको हम लोग मैथ के टर्म में बोल देते थे ओरिजिन। अब यही जो आपका ओरिजिन है, या यही जो आपका फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस को बताएंगे, सर्वेइंग में वो चीज कहलाएगा आपका क्या, कंट्रोल पॉइंट। वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल पॉइंट कहलाएगा। तो आई होप कि सबसे पहले आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कंट्रोल पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट क्या है, कि सर एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो अगर आप लोग को यह समझ में आ गया कि सर कंट्रोल पॉइंट क्या है, तो एक बार सब लोग बोलिए कि यस सर कंट्रोल पॉइंट है। तबीयत ठीक नहीं हुआ सर, नहीं नहीं अब तबीयत ठीक है बच्चा, ठीक है। पहले बताइए कंट्रोल पॉइंट समझ में आ गया कि कंट्रोल पॉइंट क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सबको क्लियर होना चाहिए एकदम, बिल्कुल एकदम बेसिक है, ठीक है। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर जैसे ही हमने कंट्रोल पॉइंट डिसाइड कर लिया, तो सपोज करते हैं कि सर यही चीज हमने कंट्रोल पॉइंट को डिसाइड कर लिया, यही पॉइंट मेरा क्या था, कंट्रोल पॉइंट था, यही हमारे पास कंट्रोल पॉइंट था। अब इस कंट्रोल पॉइंट से आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो आप मेजरमेंट करते, वो मेजरमेंट क्या करते कि सर इस कंट्रोल पॉइंट से ये जो मेरा घर है वो कितना डिस्टेंस पे है। तो एक लड़का आया और चेन टेप लेकर के आया। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि चेन टेप क्या होता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे, फीता समझ रहे हैं ना, घर में जिससे हम लोग अपना लंबाई नापते हैं कि 4 फीट 5 फीट 6 फीट कितना है। तो एक लड़के के पास फीता था, वो फीता लेकर के आया और यहां से यहां तक का मेजरमेंट किया और बोल दिया क्या कि सर ये जो मेजरमेंट किया हमने वो कितना किया सर, 10 मीटर। उसी तरह से सर वो यहां से आया और सर इस रिवर का जो डिस्टेंस था वो मेजरमेंट कर लिया और उसने बोल दिया क्या कि सर इसका जो मेजरमेंट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है सर 20 मीटर। उसी तरह से सर ये गार्डन का इसने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा था सर वो आ रहा था कितना, 15 मीटर। तो अब आपने सबसे पहला चीज क्या मेजरमेंट किया उस चीज को समझिएगा। इसको मैं इरेज करते चल रहा हूं क्योंकि सबको मैं डिफिनेशन लिखवाते चलूंगा, ठीक है, अभी बस समझना है। तो हमने सर जब मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो सर सबसे पहला जो चीज हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट क्या कर रहे हैं सर कि इस कंट्रोल पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से हमारा इस रिवर का डिस्टेंस कैसा है, इसका डिस्टेंस कैसा है, इसका डिस्टेंस कैसा है या कितना है। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो आप डिस्टेंस बोल रहे हो ना, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लीनियर डिस्टेंस। क्या बोल देते हैं सर, लीनियर डिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर, लीनियर डिस्टेंस बोल देते हैं। और लीनियर डिस्टेंस भी ना बोल करके इसको सर हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोल देंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या कहलाएगा सर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या कि ग्राउंड पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे सपोज कीजिए कि यही मेरे पास हाथ रहता, यहाँ पे मेरे पास ऑरिजिन रहता और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई रिवर बह रहा होता, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस कहलाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा या लीनियर डिस्टेंस क्या होगा। अब क्या हुआ कि सर जैसे ही आपने बोला 10 मीटर, तो अब 10 मीटर आपने मेजरमेंट कर लिया और बोल दिया क्या कि सर मेरा जो कंट्रोल पॉइंट था, इस कंट्रोल पॉइंट से घर का जो दूरी था वो था सर 10 मीटर। हमने क्या बोला कि सर जो मेरा कंट्रोल पॉइंट था, कंट्रोल पॉइंट से मेरा जो घर था, इस घर का दूरी था 10 मीटर। अब एक लड़का आया और बोल दिया कि ठीक है सर, कंट्रोल पॉइंट से 10 मीटर का दूरी था, तो वो आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा था, आपने बोल दिया कि कंट्रोल पॉइंट पे तुम पहुंच गए हो तो 10 मीटर चल लो। अब 10 मीटर उसको इधर चलने के लिए आपने बोला कि इधर चलने के लिए 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 बोला, सब तो 10 मीटर ही है। सब आपके पास क्या है, 10 मीटर ही है। 10 मीटर ही है, तो आखिर आपका घर का जो रास्ता है वो कौन से 10 मीटर में आएगा, कौन से 10 मीटर में आएगा। तब इसके लिए अब आपको एक चीज और बताना पड़ेगा, और वो क्या बताना पड़ेगा कि सर आखिर मेरा ये जो एंगल है वो एंगल कितना है, कि कंट्रोल पॉइंट से अगर हम कोई भी रेफरेंस लाइन को लेते हैं तो इस रेफरेंस लाइन से आपके घर का जो एंगल है वो कितना है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि सर सिर्फ लीनियर डिस्टेंस से हमको काम नहीं चलेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, हमको क्या मेजर करना पड़ेगा, तो सर हमको एक और चीज मेजर करना पड़ेगा। और वो मेजर क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सर वो मेजर करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एंगल। क्या मेजर करना पड़ेगा सर, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो यहां से दो चीज तो आपको समझ में आ गया कि सर एक चीज हमको मेजर करना है, वो मेजर करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दूसरा जो मेजर करना पड़ेगा सर, वो मेजर करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एंगल। वो क्या मेजर करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा चीज जो आपको कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा चीज क्या किया कि आपने ना अपने कंट्रोल पॉइंट से इस टावर का मेजरमेंट किया। तो टावर का जो डिस्टेंस आया, मान लेते हैं कि वो आ गया 50 मीटर। तो आपने क्या देखा कि सर ये मेरे पास कंट्रोल पॉइंट था और इस कंट्रोल पॉइंट से अगर हम बात कर रहे थे इस टावर का, अगर सर हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो सर अगर हम लोग बात कर रहे थे इस टावर का, तो इस टावर का जो डिस्टेंस आ रहा था सर, इस टावर का जो डिस्टेंस आ रहा था सर, वो डिस्टेंस कितना आ रहा था, वो डिस्टेंस आ रहा था 50 मीटर। अभी समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं सो। तो अभी आपने मेजर किया ये कि सर ये जो आपका लाइन था, रेफरेंस लाइन था या जो कंट्रोल पॉइंट था, कंट्रोल पॉइंट से कुछ हमने हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लिया और कुछ हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लिया।
बट अब एक आदमी आया आपसे बोल रहा है क्या कि नहीं भैया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम आपने मेजर कर लिया टावर का, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको तो ये जानना था कि इस टावर का जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना है, हमको ये जानना था कि टावर का जो हाइट है वो हाइट कितना था। तो अब जैसे ही उसने ये आपसे पूछ दिया कि टावर का हाइट कितना था, मतलब अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो सर अब आपको निकालना पड़ेगा कि टावर का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, टावर का वर्टिकल हाइट कितना है। तो आपने एक चीज निकाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपने एक चीज निकाला हॉरिजॉन्टल एंगल, अब आपको निकालना पड़ रहा है क्या, तो अब आपको निकालना पड़ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना पड़ रहा है सर, तो अब आपको निकालना पड़ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। अब उसके बाद क्या बात हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि सर इस टावर पे ना एक लड़का चढ़ गया, और लड़का बोल रहा है क्या कि भाई तुम हमको देख करके बताओ तो कि हम तुमसे कितने एंगल पे हैं। मतलब जैसे सपोज कीजिएगा कि ये आपके पास टावर था, ये आपके पास कंट्रोल पॉइंट था, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, वो बोल रहा है क्या कि हम कितना ऊंचाई पे है तुमसे ये बताओ। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से ऐसे इसको देखिएगा, तो यहाँ से जैसे ही आप इसको देखिएगा तो आपके पास यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। अगर ये आपके पास टावर है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, आप यहाँ से, ये आपका कंट्रोल पॉइंट है, इस कंट्रोल पॉइंट से जब आप इसको देख रहे हो, आई होप कि ये मार्कर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। मार्कर नहीं दिख रहा है तो बोतल का हम लोग सहारा लेते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि यही आपके पास टावर है, ठीक है, ये टावर था और ये मेरे पास कंट्रोल पॉइंट था। तो इस कंट्रोल पॉइंट से हम लोग इस बोतल को देख रहे थे, तो जैसे ही इस बोतल को देखेंगे तो सर बोतल का हाइट हमने मेजर कर लिया कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना था। अब कैसे मेजर करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी बस हमको ये देखना है कि सर आखिर हम लोग मेजरमेंट किस किस चीज का कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सर लीनियर डिस्टेंस कितना था। अगर ये कुछ इधर रहता सर तो हम लोग ये देखते कि इसका हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते सर कि ये जो टावर है इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते सर कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इस जो वर्टिकल टावर है इसका एंगल जो बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, मतलब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का एंगल जो है वो वर्टिकल एंगल कितना बनेगा। तो अब आपको वर्टिकल एंगल का भी मेजरमेंट करना पड़ेगा। सर कंट्रोल पॉइंट कहां लिया जाता है सर, देखिए अब कंट्रोल पॉइंट ना, ये सब क्वेश्चन अभी थोड़ा सा मन में दबा करके रखिएगा सकेत, आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे बेंचमार्क, ठीक है। तो जब हम लोग बेंचमार्क का बात करेंगे ना तो बेंचमार्क में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सर एक चीज आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं सर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको परफॉर्म करता है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला जब परफॉर्म करता है तो सर वैसा लोकेशन ना जो सबके लिए एसेसिएबल हो, वैसा पॉइंट जो सर बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकता है, वैसा पॉइंट जिसको कोई अननोन भी है तो वो भी उसको पता कर चल जाए कि हाँ सर इसी पॉइंट को हमने कंट्रोल पॉइंट लिया है। अब जैसे अगर आपके गांव में कोई भी सर्वे करना होता तो आपके गांव का जो भी नियर बाई स्टेशन है तो वहां पे आप देखते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसपे लिखा हुआ रहता है कि सर इसका जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो इतना है। तो उसका ना सारा पॉइंट आपको पहले से ही फिक्स है, मतलब स्टेशन में जब आप जाइएगा तो वहां से पूछेगा तो उसका सारा आपको कि लैटिट्यूड कितना है, डिपार्चर कितना है, इसका एलिवेशन कितना है, वो सारा चीज आपको नोन है। तो जैसे उसका सारा कुछ पता है तो उसके रेफरेंस में पूरा नियर बाई जो एरिया है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो अब उस पर्टिकुलर गांव के लिए वो जो स्टेशन का पॉइंट है वो आपके पास कंट्रोल पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो कंट्रोल पॉइंट है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आखिर आपका सर्वे करने का पर्पस क्या है। तो कंट्रोल पॉइंट वो चीज हो जाएगा, ठीक है। सर हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं समझे, हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं समझे, ऐसे समझिए कि अभी रेफरेंस पॉइंट मेरा जो एल्वो का पॉइंट रहता है सर, एल्वो का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट रहता, तो अभी हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते, लेकिन और जो मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट ये था, बट बॉटल मेरा कुछ इधर था, बॉटिकल बॉटल था इसी लाइन पे बट बॉटल था कुछ इधर। तो बॉटल जब इसी प्लेन पे कुछ इधर रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा कि सर ये जो मेरे पास रेफरेंस लाइन था इस रेफरेंस लाइन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, क्योंकि बॉटल तो कुछ इधर आ गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने का एंगल बन रहा है उसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल। लेकिन अगर यही बॉटल का अगर हम लोग बात करते हैं कि सर टॉप पे कितना एंगल बन रहा है तो ये जो एंगल का बात करेंगे ये कहलाएगा वर्टिकल एंगल। अगर ये इधर रखा गया है तब ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एंगल, अगर सर इधर मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा आपके पास वर्टिकल एंगल। तो अब आपको यहां से ये चीज तो पता चल गया कि सर हमको मेजरमेंट जो करना है वो मेजरमेंट करना है कम से कम चार चीजों का, कम से कम चार चीजों का। उसमें सबसे पहला चीज जो हम लोग मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहने वाला है। सबसे पहला चीज जो हम लोग मेजर करेंगे वो ये मेजर करेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहने वाला है।
दूसरा चीज जो हम लोग मेजर करेंगे सर, वो ये मेजर करेंगे कि सर जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहने वाला है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहने वाला है। तीसरा चीज जो हम लोग मेजर करेंगे वो ये मेजर करेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल जो हमारे पास है, वो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना रहने वाला है। चौथा चीज जो मेजर करेंगे हम लोग, वो ये मेजर करेंगे कि सर वर्टिकल एंगल जो हमारे पास है, वो वर्टिकल एंगल कितना रहने वाला है, वर्टिकल एंगल कितना रहने वाला है। पांचवा चीज जो हम लोग मेजर करेंगे वो ये मेजर करेंगे कि सर अगर हमारे पास ये रिवर है, ये रिवर बह रहा है, या फिर सर यहाँ पे कोई भी एक पॉन्ड होता, क्या होता है सर, पॉन्ड होता, तो सर ये पॉन्ड का कैपेसिटी कितना है, इसमें कितना वॉल्यूम पानी का आ सकता है, इसका वॉल्यूम क्या है। या सर अगर यहाँ से कोई भी गार्डन है, तो इस गार्डन का एरिया कितना होगा। तो सर हम लोग एक चीज ये भी मेजर कर सकते हैं कि इस गार्डन का एरिया कितना है, या ये जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड का वॉल्यूम कितना हो सकता है, हम लोग ये चीज मेजर कर सकते हैं। तो सर अगला जो मेजर करने वाला चीज आया, वो मेजर करने वाला चीज ये आ गया कि सर हमारे पास एरिया कितना हो सकता है किसी भी फील्ड का। तो सर एरिया किसी भी फील्ड का कितना हो सकता है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, या किसी भी चीज का वॉल्यूम कितना हो सकता है, ये चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये जो इतना चीज आप मेजर कर रहे हो, यही मेजरमेंट जो है, वही आपका क्या है, सर्वेइंग है। यही आपका क्या है सर, सर्वेइंग का पूरा सिलेबस है आपके थर्ड सेमेस्टर का, पूरा का पूरा सिलेबस। उसमें भी इसको आप हटा दीजिए, ये आपको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है फोर्थ में। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप किसका सहारा लोगे, तो आप सहारा लोगे चेन या टेप का। आप किसका सहारा लोगे, चेन या टेप का। तो जब आप यूनिट नंबर 2 देखोगे, तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है लीनियर मेजरमेंट। क्या पढ़ना है सर, तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करोगे कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट आप पढ़ोगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद क्या पढ़ोगे, हॉरिजॉन्टल एंगल, की सर एंगल यहां से यहां तक का कितना है। तो उसके लिए जो आप पढ़ोगे, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंपास सर्वेइंग। क्या बोल देते हैं सर, कंपास सर्वेइंग, या एंगुलर मेजरमेंट इसको बोल देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, कंपास सर्वेइंग। क्या बोल देंगे सर, कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा, वो आप क्या पढ़ोगे, वो आप पढ़ोगे वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट। ये जो कंपास सर्वेइंग है, हेलो क्लास में सर करते कॉल आपको, तो जो कंपास सर्वेइंग है, ये आपके पास आ जाएगा किसमें, ये आपके पास आ जाएगा यूनिट नंबर 3 में। ये आपके पास किस में आ गया सर, ये आपके पास आ गया है यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 में। नेक्स्ट जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो सर इसको हम लोग बोल देते हैं लेबलिंग। क्या बोल देते हैं सर, लेबलिंग बोल देते हैं। और ये जो आपके पास लेबलिंग है, ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद जो आप एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 5 में। किसमें पढ़ोगे सर, यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे। यूनिट नंबर 4 में ना आपको एक चीज और पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है कंटूरिंग। क्या पढ़ना है सर, कंटूरिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, तो ये इसमें हमको पढ़ना है कंटूरिंग। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया कि सर हम लोग लीनियर मेजरमेंट भी सीखेंगे, हम लोग सर हॉरिजॉन्टल एंगल का भी मेजरमेंट सीखेंगे, हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस का भी मेजरमेंट सीखेंगे, हम लोग सर एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट भी सीखेंगे। हम लोग सर वर्टिकल एंगल यहाँ पे नहीं सीखेंगे। वर्टिकल एंगल सर हम लोग मेजर करते हैं किससे, तो हम लोग मेजर करते हैं थेडोलाइट से। तो सर ये जो थेडोलाइट है, इस थेडोलाइट के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग सर फोर्थ सेमेस्टर में थेडोलाइट सर्वेइंग जब पढ़ेंगे, तब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट सीख लेंगे। तो आपने क्या देखा कि सर आपको टोटल जो चीज का मेजरमेंट करना है, वो टोटल कितने चीज का मेजरमेंट करना है, तो सर यही 5 चीज आप मेजर कर सकते हो। अब 5 चीज में भी 4 चीज का मेजरमेंट तो हम लोग सर ये थर्ड सेमेस्टर में ही सीख लेंगे। तो ये जो आपके पास यूनिट्स हैं, क्या यूनिट्स क्लियर हो गए कि सर आपको हर एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। यस सर, नो सर, जल्दी से बताइएगा कि आपको हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, वो चीज समझ में आ गया। तो एक बार फिर मैं अभी सिलेबस लिखूंगा, तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार यस सर, नो सर, जल्दी से बोलेंगे। यस सर, यूनिट 1 में सर, उसी में मैं आ रहा था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ना यहाँ पे सिलेबस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर हम लोग अभी यहाँ से अब आप लोग
पेन पेपर निकालोगे और यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि एक ना सर प्लेन वाला कॉपी लेना है। ये मैंने पहले भी बता दिया था, स्पाइरल बाइंडिंग वाला जो प्लेन वाला कॉपी आता है वो वही लीजिएगा, ठीक है। इसलिए रिकमेंड करते हैं वो चीज ना, क्योंकि उस पर जब ड्राइंग वगैरह हम लोग बनाएंगे तब वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं आपसे दो चीज खरीदवाऊंगा, एक प्लेन कॉपी और दूसरा मैं आप लोग से खरीदवाऊंगा, एक होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं फील्ड बुक। क्या बोल देते हैं? फील्ड बुक। ये कॉपी अभी नहीं, जब हम लेबलिंग पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि सर फील्ड बुक हमारे पास क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी कहानी सुना देता हूं ताकि आप लोग को आगे पढ़ने में मजा आ जाए। कि आप जो भी सर्वे, जो भी डेटा का कलेक्शन करोगे ना, इस डेटा का कलेक्शन हम लोग सर फील्ड बुक में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो फील्ड बुक होता है ना सर सर्वे में, वो दो तरह का फील्ड बुक होता है। एक को बोल देते हैं सिंगल लाइन फील्ड बुक, और एक को हम लोग बोल देते हैं डबल लाइन फील्ड बुक। एक को हम लोग क्या बोल देते हैं? डबल लाइन फील्ड बुक। क्या बोल देते हैं सर? डबल लाइन फील्ड बुक बोल देते हैं। अब एक चीज और समझिए कि आप जो नॉर्मल कॉपी में लिखते हो, तो नॉर्मल कॉपी में आप कैसे लिखते हो? ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। बट जैसे ही आप फील्ड बुक में डेटा फिल करोगे तो हम लोग नीचे से लिखते हैं सर और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब सर फील्ड बुक में हम लोग करेंगे क्या, वो चीज समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि यही आपके पास था, यही आपके पास क्या था? एक एरिया था, जिसमें आपने देखा था कि सर यहाँ पे एक हमारे पास घर था, यहाँ पे हमारे पास एक गार्डन था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था सर? तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर बह रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्या था सर? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 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 था, यहाँ पे टावर था, ऐसा कुछ था। तो अब हमने क्या किया कि जैसे सपोज कीजिए कि यही मेरे पास क्या था, तो यही मेरे पास मान लेते हैं कि पॉइंट मेरे पास ओ था। तो ओ से जब हम इधर 5 मीटर आ रहे थे और उसके बाद सर इधर 3 मीटर जा रहे थे, तब जाकर के हमको घर मिल रहा था। तो हम लोग फील्ड बुक में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सर ओ से हम लोग इधर जा रहे थे 5 मीटर, तो 5 मीटर जाने के बाद मान लेते हैं हमको पॉइंट मिला था पी, और इस पी से सर 3 मीटर के दूरी पे हमारे पास क्या था सर? घर था। तो यहाँ पे हमारे पास घर बन जाएगा सर। उससे आगे बढ़े सर, तो इससे आगे बढ़ने पे इधर जो था हमारे पास सर, ये 6 मीटर की दूरी इधर आए हैं, और सर इधर अगर हम लोग आए हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर की दूरी पे हमारे पास गार्डन था। तो 5 मीटर था, 1 मीटर और बढ़ गए सर, तो 6 मीटर हो गया। इधर की तरफ ही सर एक गार्डन था, जो था हमारे पास कितना? 10 मीटर की दूरी पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा का पूरा डेटा जो है सर वो फील्ड बुक में कलेक्ट करते हैं। तो जब हम आपको लेबलिंग पढ़ाएंगे तब इस फुल फील्ड बुक को फिल करना सिखाएंगे। अभी फील्ड बुक का जरूरत नहीं है, एक पतला सा कॉपी आता है 5 रुपए 10 रुपया में, तो वो मैं फील्ड बुक आपको ला करके क्लास में भी दिखाऊंगा कि फील्ड बुक ऐसा होता है। बट अभी बस समझ लीजिए कि सर्वे से जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, वो डेटा कलेक्ट करके कहाँ पे फिल करेंगे? फील्ड बुक में। फील्ड बुक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि सर फील्ड बुक में जो डेटा हम लोग एंट्री करते हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं। और इससे जो भी आपके पास यहाँ का एरिया है ना, वो सारा का सारा एरिया आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। तो कैसे फील्ड बुक का हम लोग तैयार करेंगे, कैसे फील्ड बुक को फिल करेंगे, वो चीज आपको पढ़ाया जाएगा आगे। बट अभी के लिए बस समझ लेना कि फील्ड बुक नाम का कोई सर एक चीज होता है जिसमें हम लोग सर्वेइंग का सारा डेटा का इनपुट जो है वो यहीं पे डालते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर, नो सर बोलिए, फिर हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को एक प्लेन कॉपी ले लेना है, और उस प्लेन कॉपी में सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले क्या डालेंगे? सिलेबस। कि सिलेबस क्या है? फिर से बोलिए सकेत, आपका बात नहीं समझ पा रहे बाबू। नोट से लिखिएगा सर, दोबारा रिवीजन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। आज का क्लास बस ये है कि इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इसमें आप लोग को ये नहीं घबराना कि सर कोई चीज नहीं लिख पाया, कोई चीज छूट गया, वो कुछ नहीं है। मतलब ऐसा देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान का, लेकिन हाँ ऐसा मैं बता सकता हूँ कि आप जब सर्वेइंग पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना जो आपसे छूट जाए। एक सिंगल क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन, भले ही आपके सेमेस्टर में वो चीज नहीं रहे, आप कोई भी वन डे जेई एग्जाम का बुक उठा लीजिएगा, फिर उसको बनाइएगा, फिर बोलेगा सर आपने पढ़ाया और ये चीज नहीं बना। ठीक है, तो एक बार बेसिक सर्विंग और एडवांस सर्विंग दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मतलब बखान नहीं करना चाहिए बाबू, लेकिन आप लोग तो सेमेस्टर के हो। ठीक है, बीपीएससी यही बैच, गेट का बैच, ईएससी का बैच, मतलब बहुत सारे कोचिंग में सर्विंग पढ़ा चुका हूँ। अब बस आगे सुन लेते हैं, ठीक है, बखान नहीं करना है आगे। इधर समझिए कि सिलेबस आप लोग का क्या है। तो आप लोग के सिलेबस में क्या है? सबसे पहला जो यूनिट है, सबसे पहला यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
तो सर सबसे पहला यूनिट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास है, वो हर सब्जेक्ट का रहता है सर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 में हम लोग यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो सर इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ सर्वेइंग, ओवरव्यू ऑफ सर्वेइंग। तो जैसे ही सर हम लोग इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू में क्या पढ़ेंगे उसको समझिए पहले कि सर इसमें हम लोग को क्या पढ़ना। तो इसमें सर हम लोग को ना 3 सब टॉपिक पढ़ना है। कितना सब टॉपिक पढ़ना है, 3 सब टॉपिक पढ़ना है। पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि सर डिफिनीशन क्या है सर्वेइंग का। तो सर हम लोग सबसे पहले सर्वेइंग का डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो सर्वेइंग का डिफिनीशन बस ये याद रख लीजिए कि अभी हमने देखा कि सर कोई भी चीज का मेजरमेंट करना वही हमारे पास क्या हो जाता है सर, सर्वेइंग कहलाता है। तो सर्वेइंग का डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी लिखवा नहीं रहा हूं, आगे याद रख लीजिएगा कि सर्वेइंग क्या होता है सर। सर्वेइंग एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है, जिससे हम लोग किसी भी 2 पॉइंट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस का पता लगाते हैं या रिलेटिव पोजीशन का पता लगाते हैं। अब रिलेटिव पोजीशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल, ये चारों चीज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन क्या है उसको डिटरमाइन करना, यही क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। अब डिफिनीशन पढ़ने के बाद हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे सर दूसरा चीज वो ये पढ़ेंगे कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है। सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रिंसिपल। 2 प्रिंसिपल क्या क्या है, तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि सर हम लोग जो भी मेजरमेंट करेंगे सर्वेइंग में, हम लोग जो भी मेजरमेंट सर्वेइंग में करेंगे वो, अच्छा आप लोग खुद से कॉमन सेंस से बताइए तो कि हम लोग पहले आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट करेंगे या फिर पहले नीचे अंदर से मेजरमेंट करके बाहर की तरफ आएंगे या बाहर से मेजरमेंट करके अंदर की तरफ आएंगे। बताइए तो कौन सा आप लोग प्रीफर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो और अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वेइंग में आप लोग पहले क्या करेंगे, बाहर वाले बाउंड्री का मेजरमेंट कीजिएगा कि अंदर से मेजरमेंट करते हुए सर हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे। पहला क्या बोला जा रहा है कि सर पहला ये बोला जा रहा है कि अंदर से मेजरमेंट करते हुए आप बाहर की तरफ आओगे या बाहर का मेजरमेंट करते हुए अंदर की तरफ जाओगे। तो बताइए तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का है कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि सर अंदर का मेजरमेंट करके बाहर की तरफ जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 है बाहर का मेजरमेंट करते हुए फिर अंदर की तरफ आएंगे। तो बताइए कौन सा आप लोग चुनिएगा। सर सब बोल रहे हैं 2 2 2। क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है या फिर कैसे बता रहे हो 2, ये बताइए। 2, अगर 2 तो 2 क्यों, 1 तो 1 क्यों। चलिए अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए क्या होगा सर कि अगर हम पहले आउटर बाउंड्री को बढ़िया से मेजरमेंट कर लें, तब सर अगर इसके बाद में कोई गलती भी होगा तो सर हमारा ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के अंदर ही गलती होगा। बट अगर हम पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो सर अगर हमने पहले ये मेजरमेंट किया, पहला ये मेजरमेंट किया सर, कुछ गलती हो गया तो यही गलती तो आगे बढ़ता जाएगा, यही आगे तो बढ़ता जाएगा, यही आगे तो बढ़ता जाएगा और एक समय ये गलती बढ़ करके इतना हो जाएगा कि सर आप अपने प्रॉपर्टी से बाहर आ जाओगे, दूसरे के प्रॉपर्टी में इंटर कर जाओगे। तो इसी गलती को दूर करने के लिए, इसी गलती को दूर करने के लिए जो हमारा इरर है वो इरर एक्युमुलेट होकर के इतना ना बढ़ जाए कि हम लोग सर दूसरे के प्रॉपर्टी में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर होल से एक पार्ट के तरफ आते हैं। तो ये सर्वेइंग का प्रिंसिपल है कि होल से, होल मतलब होता है सर पूरा, तो पूरा से होल टू ए पार्ट, पूरा से पहले हम लोग पूरा का मेजरमेंट सही कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक छोटे से पार्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो होल टू पार्ट ये आपके पास प्रिंसिपल है सर्वेइंग का। तो पहला प्रिंसिपल ये हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरा जो प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि सर किसी भी चीज का मेजरमेंट लेने के लिए आपको कम से कम 3 रीडिंग का जरूरत पड़ता है। टू लोकेट ए न्यू पॉइंट, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट be required at least 2 measurement, be required at least 2 measurement, be required at least 2 measurement। हम लोग को कम से कम 2 मेजरमेंट का जरूरत पड़ेगा, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट।
अब बाकी जब प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो वहां पे हम समझा देंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे था, तो इसको लोकेट करने के लिए मान लेते कि आपके पास 5 मीटर का कोई एक लाइन दिया हुआ था, तो आप एक मेजरमेंट इधर लेते कि हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, दूसरा मेजरमेंट इतना ले लेते कि ये हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, या फिर आप ये हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है ये ले लेते और ये हॉरिजॉन्टल एंगल ले लेते, तो दो मेजरमेंट ये हो गया। या फिर आप सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल एंगल लेते और इसका डिस्टेंस आप मेजर कर लेते, तब भी आप यहाँ पे पहुंच जाते। या फिर यहाँ पे क्या करते कि एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना लेते और ये दूरी मेजर कर लेते। तो हर केस में आप ए दो मेजरमेंट, ए या ये दो मेजरमेंट, ए या ये दो मेजरमेंट। तो हम लोग किसी भी नए पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता है, 2 मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है। ये इसका दूसरा प्रिंसिपल है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। अभी बस समझ लीजिए कि सर यूनिट 1 में हमको ये पढ़ना है कि सर प्रिंसिपल क्या होगा। तो दो प्रिंसिपल हमारे सामने आएगा कि एक होल से पार्ट के तरफ हम लोग जाते हैं, और ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जो भी गलती हो उस गलती को हम लोग मिनिमाइज कर सकें, ताकि दूसरे के प्रॉपर्टी में हम लोग एंट्री ना कर पाए। दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए कि सर दूसरा प्रिंसिपल ये पढ़ लिए कि सर किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए कम से कम 2 मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है। अब जो तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। वो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अब क्लासिफिकेशन में सर अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे सर? तो सबसे पहले पढ़ लेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन। और ये जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, इस प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि सर जो हमारा पूरा का पूरा सर्वेइंग है ना, उस पूरे सर्वेइंग को हमने सर 2 पार्ट में बांट दिया है। पूरे सर्वेइंग को सर हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक को हम लोग बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग, एक को हम लोग बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। दूसरे को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? जियोडेटिक सर्वेइंग। अब प्लेन सर्वेइंग क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है कि एक्चुअली में जब आप अपने अर्थ को देखिएगा तो सर एक्चुअली में तो अर्थ हमारे पास स्फेरिकल है। एक इमेजिन कीजिए कि एक फुटबॉल है। अब जो भी आप फुटबॉल पे लाइन खींचोगे वो लाइन सीधा नहीं खिंचाएगा सर, वो लाइन टेढ़ा ही खिंचाएगा। इमेजिन कीजिए कि आप फुटबॉल पे एक लाइन खींच रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो सीधा खींचने का, लेकिन फुटबॉल पे आप लाइन कोशिश कर रहे हो सीधा खींचने का, लेकिन वो खिंचाएगा कैसा? टेढ़ा। आप खींचने का कोशिश कर रहे हो सीधा, बट वो खिंचाएगा कैसा? टेढ़ा, क्योंकि सर वो तो गोल है ना, वो तो स्फेरिकल शेप है। तो अर्थ भी तो हमारा स्फेयर ही है, अर्थ भी एक तरह का स्फेयर ही है, जिसका शेप जो होता है सर, शेप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अर्थ का जो शेप होता है उसको एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं, जिसको बोल देते हैं जियोइड। तो हम लोग शुरू करेंगे अर्थ से ही पढ़ना। जैसे ही सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थ से ही पढ़ना कि अर्थ का डायमीटर कितना है, या अर्थ के शेप को हम लोग जियोइड ही क्यों बोल देते हैं, ओवलेट एस्फेरॉइड क्यों नहीं बोल देते हैं, एस्फेरॉइड क्यों नहीं बोल देते हैं। तो अलग अलग शेप होता है, बट हम लोग अर्थ के शेप को एक नाम बोल देते हैं जिसको बोल देते हैं जियोइड। तो जियोइड मतलब क्या कि सर एक ऐसा शेप जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया कि सर एक्चुअली में तो हमारे पास जो भी लाइन खींचते इस पे, वो लाइन तो ऐसा आता, बट चूंकि ऐसे लाइन का मेजरमेंट करना बहुत दिक्कत हो जाता है, तो अगर सर एक छोटे से आप एरिया पे अपना सर्वे कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि जो मेरे पास लाइन है वो लाइन कैसा है? स्ट्रेट है। आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर एरिया जो है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तब हम लोग ये जो कर्व लाइन है उसके जगह पे हम लोग स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो जहां पे आप लाइन को कर्व मानोगे, जब आपको बड़ा सा सर्वे करना होता है जहां पे एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा रहता है या ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होता है, तो वहां पे हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग को फॉलो करते हैं, जहां पे हम लोग सर स्फेरिकल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लीनियर ट्रायंगल का नहीं सर, स्फेरिकल ट्रायंगल। देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्फेरिकल ट्रायंगल बन रहा है, इसको स्फेरिकल ट्रायंगल बोल देते हैं। तो ये आपके पास स्फेरिकल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो कि एक्चुअल में अर्थ का आपका ऐसा ही है। तो सर अगर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे तो वो कहलाएगा जियोडेटिक सर्वेइंग। और अगर अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर नहीं करें, क्योंकि बहुत से छोटे से एरिया में आपको करना था सर्वे, जैसे आप ही को घर बनाना था, तो आप कभी नहीं देखिएगा कि आपका घर का जो फाउंडेशन है वो ऐसे बनाया गया है। आपका घर का जो प्लिंथ रहेगा वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अर्थ के एक बहुत ही छोटे से हिस्सा को कंसीडर कर रहे हो। तो अगर हम इसके बहुत ही छोटे से हिस्से को कंसीडर करते तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही रहता। तो अगर बहुत ही छोटे से हिस्सा पे हमको सर्वे करना है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर वो हमारे पास प्लेन सर्वेइंग में आ जाएगा। तो प्लेन सर्वेइंग जहां पे अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे, और जियोडेटिक सर्वेइंग जहां पे अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे। तो आपने क्या देख लिया कि सर जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होगा उसमें हम लोग सर्वे को 2 पार्ट में बांट देंगे। एक हमारे पास रहेगा प्लेन सर्वेइंग और एक हमारे पास रहेगा जियोडेटिक सर्वेइंग। ये हमारे पास प्राइमरी क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, तो सर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का।
अब ये जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है, इस सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हम लोग अलग अलग पार्ट में सर्वेइंग को बांटते हैं। सबसे पहला जो इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। तो अगर आप चेन यूज करोगे उसको बोल देंगे चेन सर्वेइंग। अगर आप कंपास यूज करोगे उसको बोल देंगे कंपास सर्वेइंग। अगर आप प्लेन टेबल यूज करोगे उसको बोल देंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग। अगर आप थेडोलाइट यूज करोगे उसको बोल देंगे थेडोलाइट सर्वेइंग। अगर आप टोटल स्टेशन यूज करोगे तो टोटल स्टेशन सर्वेइंग। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सर्वे को बांटते हैं। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि आप कहां पे सर्वे कर रहे हो। अगर आप जमीन पे सर्वे करोगे उसको बोल देंगे लैंड सर्वेइंग। अगर आप हवा में ड्रोन के थ्रू पिक्चर कलेक्ट कर रहे हो, फोटो ले रहे हो, उसके बेसिस पे बता रहे हो कि उस पर्टिकुलर जगह का क्या फीचर रहने वाला है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एरियल सर्वेइंग। तो दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, तो एक लैंड सर्वेइंग आ जाएगा, दूसरा आपके पास एरियल सर्वेइंग आ जाएगा, तीसरा क्या है कि अगर वाटर बॉडी के अंदर जाकर के आप सर्वे कर रहे हो तो उसको बोल देते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो तीसरा लोकेशन के बेसिस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग आ जाएगा। तीसरा जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि आखिर आपका सर्वे करने का पर्पस क्या है। तो सर्वे करने का पर्पस मेनली ये होता है कि मैप बनाना। आप मैप बना रहे हो, वो मैप बना रहे हो पॉलिटिकल मैप, या फिर सर कोई एक जो मोनामेंट्स है, जैसे अर्थ बात करते हैं हम लोग किसका, कि सर ताजमहल का या कुतुब मीनार का, तो पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे मोनामेंट्स है, तो उसको हम लोग बोल देंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। अगर आप ये बता रहे हो कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसा है, तो बॉर्डर कहाँ कहाँ से इंडिया का टच कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे मिलिट्री सर्वेइंग। उसी तरह से अगर आप गांव में देखते होंगे कि गांव का नक्शा आता है जिसमें आपके प्रॉपर्टी को शो किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके प्रॉपर्टी को शो करे, जो प्रॉपर्टी बाउंड्री को सर्वे शो करता है, उसको बोल देते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग। सबके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग। अब आपके पास एक ऐसा सर्वे किया जाता है, एक ऐसा मैप बनाया जाता है जिसमें नेचुरल फीचर्स दिखाया जाता है कि आपके पास माउंटेन कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, वैली कहाँ पे है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं टोपोग्राफिक सर्वेइंग। टोपोग्राफिक मतलब कि टॉप से देखिए, तो टॉप से देखिएगा तो सब कुछ आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे तालाब है, तो उसको बोल देंगे सर टोपोग्राफिक सर्वेइंग। तो आप क्या देख रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, या पर्पस हमारा क्या है इसके बेसिस पे, तो अलग अलग आपके पास सर्वेइंग होता है। तो ये जब हम लोग सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तब वो चीज पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको जब हम लोग डिफिनीशन ही पढ़ रहे होंगे ना, तो डिफिनीशन के साथ साथ हम लोग यूज ऑफ सर्वेइंग भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिट 1 का सिलेबस हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर यूनिट 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है। यस सर, नो सर, जल्दी से रिपीट करेंगे, तब फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। यूनिट 1 सबको समझ में आ गया कि सर यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। यस सर, नो सर, जल्दी से बोलिए। यस सर, बहुत बढ़िया साकेत, बट बाकी लोग भी मैसेज करते चलेंगे। और क्या आप लोग को समझने में दिक्कत आ रहा है क्या, क्योंकि बच्चे जाने लग रहे हैं। देखिए बच्चा, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, क्योंकि अभी ना ये आपका कोर इंजीनियरिंग का एकदम पहला क्लास है, तो थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इतना तो मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि आप लोग को सिखा करके तो भेजेंगे, अगर पूरा साथ बनाए रख गए तो स्टार्टिंग क्लास में हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग को लगे कि हाँ सर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा, बट जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे आप एक मतलब अपने आप को भी फील करते जाओगे कि हाँ सर सब कुछ एकदम मजे मजे से चल रहा है। सबको समझ में आ रहा है, यस सर नो सर, जल्दी से रिपीट करिए, फिर हम लोग यूनिट 2 पे आते हैं। तो अभी कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, सब लिखवाया जाएगा समय आने पे, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 जो हमारे पास है, इस यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट। यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सर लीनियर मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे सर, लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, तो लीनियर मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेन और टेप के बारे में। अब देखिए, चेन का फोटो मैं अभी दिखाऊंगा जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा तब, या फिलहाल के लिए अभी दिखा ही सकता हूँ, ठीक है। तो समझिए कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चेन या टेप के बारे में, कि चेन क्या होता है, एक और बस फोटो देख लीजिए, तब हम लोग इस चीज को आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चेन हमारे पास जो होता है सर, वो चेन एक्चुअल में होता कैसा है।
ताकि एक विजुअलिटी आप लोग को मिल जाए कि हाँ सर चेन कैसा होता है। देखिए ये जो आपके पास है इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं चेन। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, चेन बोल देते हैं। यही चीज आपका क्या कहलाता है सर, फुल फ्रीक्वेंसी मैच है सर। अरे जबरदस्त बच्चा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेन बोल देते हैं। अब जब चेन सर्विंग पढ़ाएंगे ना तब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि सर ये जो चीज रहता है इसको बोल देते हैं सॉरी, ठीक है, इसको बोल देते हैं क्या, तो इसको बोल देते हैं ब्रास एंगल, इसको सॉरी ब्रास हैंडल, इसको क्या बोल देते हैं, ब्रास हैंडल, ब्रास हैंडल, ठीक है। ये जो लंबा सा दिखाई दे रहा है जो ऐसा शेप का है इसको बोल देते हैं लिंक। क्या बोल देते हैं, लिंक। इसको हमने क्या बोल दिया सर, लिंक बोल दिया सर। उसी तरह से यहां पे देखिए इसको बोल देते हैं सर टालिस। क्या बोल देते हैं सर, टालिस। अब टालिस जब आप देखिएगा ना तो देखिएगा कि यहाँ पे सर 1 माउथ है, यहाँ पे सर 2 माउथ है, यहाँ पे सर 3 माउथ है। तो एक 5 मीटर को, एक 10 मीटर को, एक 15 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में, हाँ तो इंट्रोडक्शन है सर्विंग का बस बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सर क्या ब्रास हैंडल होता है, क्या लिंक होता है, क्या टालीज आपके पास होता है, क्या ब्रास रिंग होता है, इन सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि सर हमारे पास चेन क्या होता है। तो सर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि सर हमारे पास चेन क्या है। तो सबसे पहले सर इसमें हम लोग पढ़ लेंगे चेन और टेप के बारे में। तो जब हम आपको चेन पढ़ाएंगे ना तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि सर जो चेन हमारे पास आएगा वो सर अलग अलग टाइप का आता है। जो चेन हमारे पास आएगा वो अलग अलग टाइप का आएगा। बट आपके सिलेबस में 4 टाइप का चेन पढ़ना है तो उन सबका नाम हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है हमारे पास सर, गंटर चेन। क्या होता है हमारे पास सर, मीट्रिक चेन। क्या होता है हमारे पास सर, मीट्रिक चेन में हम लोग पढ़ेंगे कि सर एक हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर का चेन, एक हमारे पास आ जाएगा सर 30 मीटर का चेन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे रेवेन्यू चेन के बारे में। और लास्टली जो हम लोग पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं इंजीनियर्स चेन के बारे में। तो सबको पढ़ाएंगे कि गंटर चेन जो होगा सर इसका लेंथ कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ लिंक कितना होगा। तो मीट्रिक चेन में तो आपको पता है कि लेंथ तो 20 मीटर हो गया, तो इसमें लिंक जो होगा सर ये भी 100 लिंक का होगा। जो 30 मीटर का होगा सर ये आपके पास उसमें 150 लिंक हो जाएगा। उसी तरह से सर रेवेन्यू चेन का हम लोग पढ़ेंगे कि रेवेन्यू चेन का लेंथ कितना होगा, कितना आपके पास इसका लिंक होगा। उसी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे कि इंजीनियर चेन का कितना लेंथ होगा, कितना लिंक होगा। अब इस फिलहाल के लिए बस समझने के लिए आप ऐसा याद रख लीजिए, इंजीनियर सर बहुत आलसी होते हैं तो इन्होंने क्या किया कि सर 100 फीट का चेन रखा और उसमें लिंक भी कितना बना दिया, तो सर 100 लिंक बना दिया। तो अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि सर जो मीट्रिक चेन है मतलब मीटर वाला जो चेन है वो एक ही है, बाकी सब तो सर मेजर करेगा हमारे पास किस में, फीट में। क्यों, क्योंकि सर हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो जो ब्रिटिश आए थे सर वो ब्रिटिश का हमारे पास शासन था, तभी से तो सर्विंग स्टार्ट हुआ था। तो सर ब्रिटिश वाला चीज हम लोग फॉलो करेंगे। तो ब्रिटिश वाला सर हम लोग पढ़ चुके हैं, एफपीएस, फीट पाउंड फुट पाउंड सेकंड। तो ये फुट यहीं से निकल करके आएगा। तो ये जो भी आपके पास, चाहे इंजीनियर्स चेन का बात करेंगे, चाहे गंटर्स चेन का बात करेंगे, चाहे रेवेन्यू चेन का बात करेंगे, तो ये सब मेजर करेगा डिस्टेंस फीट में। बाकी जो आपका मीट्रिक चेन है वही सिर्फ मेजर करेगा मीटर में। तो बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे चेन के बारे में तब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे चेन के बारे में। उसी तरह से जब टेप का बात करेंगे तो टेप में भी हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके पास क्लॉथ टेप के बारे में, ठीक है, कि क्लॉथ टेप हमारे पास क्या होता है। क्लॉथ टेप के बाद हम लोग पढ़ लेंगे स्टील टेप के बारे में, कि स्टील टेप जो हमारे पास आता है, आपने देखा होगा कि ऐसे एक निकालने वाला रहता है सर, वो स्टील का बना हुआ रहता है। जो दर्जी वगैरह सर गला में लटकाए हुए रहता है सर, वो कपड़ा का बना हुआ होता है। उसी में सर एक इंपॉर्टेंट टेप जो आ जाता है उसको बोल देते हैं सर इनवार टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, इनवार टेप। तो इनवार टेप में हम लोग पढ़ेंगे कि सर इसमें ना 2 चीज मिला रहता है, एक आपके पास स्टील रहता है, दूसरा सर हमारे पास निकेल रहता है। अब शॉर्टकट ऐसे बताएंगे कि सर स्टील तो सबको याद रहेगा कि मजबूती के लिए स्टील तो चाहिए। अब इनवार में यहाँ पे एन है तो एन से क्या हो जाएगा सर, निकेल हो जाएगा सर। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे निकेल में कितना है सर, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब सर 3 के बाद 6, 36% निकेल, और बाकी जो बच जाएगा 64% वो क्या रहेगा सर, स्टील। और ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत जगह एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनवार टेप किसका कंपोजिशन रहता है, तो सर स्टील और निकेल का। स्टील का परसेंटेज कितना रहता है, निकेल का परसेंटेज कितना रहता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे कि सर इनवार टेप क्या हो जाएगा, मेटेलिक टेप क्या हो जाएगा, स्टील टेप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब अलग अलग चेन, अलग अलग टेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सर ये कौन कौन सा जो कंपोनेंट है वो हम लोग चेन और टेप सर्वेइंग में यूज करते हैं। तो कौन कौन सा जो कंपोनेंट है वो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में।
अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में। और अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन सा हो जाएगा, जो हम लोग, या अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे चेन या टेप में, तो इसका बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपके पास चेन या टेप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सर रेंजिंग रॉड क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सर यहाँ पे ऑफसेट रॉड क्या होता है। यहाँ पे हम लोग और सर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ना सिर्फ पढ़ेंगे बट उन सब चीज को समझते हुए भी चलेंगे कि वो जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई कैसे देते हैं, वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट दिखाई कैसा देगा। होप सो कि यहाँ पे पिक्चर आपके पास हो जाए तो वो मैं आपको दिखा दूं। लेट मी सी, नहीं ये तो यूनिट 1 का ही सिर्फ पीडीएफ है, तो यूनिट 1 वाला में नहीं होगा। बट जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको दिखा देंगे कि सर जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं, ताकि आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता चले क्लासेस में। तो ये कंपोनेंट्स हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि सर किसी भी चीज से जब मेजर करते हैं तो मेजर करते समय कुछ ना कुछ गलती होगा। जैसे सर यही चेन या टेप का जब हम लोग बात कर रहे थे, तो सर इस चेन या टेप में भी तो गलती हो सकता है। क्या क्या गलती हो सकता है वो चीज देख लीजिए। तो सर ये जो चेन का बात कर रहे थे, तो सर ये चेन तो आपका स्टील का बना हुआ है। और सर जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि सर हर मटेरियल का एक कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो सर जितना टेम्परेचर के लिए ये डिजाइन किया गया है, अगर फील्ड पे उससे ज्यादा टेम्परेचर रहा तब तो सर ये फैल जाएगा, ये तो लंबा हो जाएगा। तो जिसका लंबाई पहले कुछ इतना था वो लंबा होकर के सर इतना हो जाएगा। तो सर इससे जब हम लोग मेजर करेंगे तब तो कुछ ना कुछ गलती आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे टेम्परेचर करेक्शन के बारे में। अब उसके बाद क्या है सर कि ये तो सर यहाँ पे ना माउथ के पास सर ऐसे ज्वाइंट नहीं है, ये तो सर ऐसे ओपन है। माउथ के पास ये तो सर ऐसे ओपन है। तो अगर सर अगर इसको हम कस के खींच दिए तो कस के खींचने के कारण सर क्या हो सकता है, तो सर जो पहले हमको सर कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रहा है, जो सर पहले हमको कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रहा है इसके साथ दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, तो सर हो सकता है कि सर की कस के खींच दे तो ये थोड़ा सा सर लंबा हो जाए। लंबा हो जाए मतलब ये कुछ सर ऐसे खुल जाए, ये जो हमारे पास हो जाए वो सर कुछ ऐसे खुल जाए। तो ऐसे खुल जाएगा तो सर जो पहले छोटा सा था अब लंबा हो गया, मतलब अब आपके पास तो सर ये इतना मेजरमेंट करके देगा। तो सर पुल के कारण भी गड़बड़ आएगा, तो पुल के कारण गड़बड़ आएगा। उसके बाद क्या देखेंगे कि सर ये बहुत लंबा है, इसका लंबाई जो होगा, मान लेते हैं सर 20 मीटर वाला चेन ही यूज कर रहे हैं, तो 20 मीटर तो आपको पता है कि बहुत लंबा लाइन होता है। तो आप जब देखे होंगे कि सर जब कपड़ा टांगने वाला जो तार होता है वो रखते तो सर हम लोग बिल्कुल सीधा है, बट जैसे जैसे समय गुजरता है ना सर वो कुछ इस शेप में हो जाता है। तो ये जो शेप ले लेगा, तो चेन को भी जब हम लोग टांगेंगे ना सर, तो टांगेंगे जब चेन से मेजर करेंगे तो ये भी सर कुछ कैटेनरी शेप ले लेता है, इसको बोल देता है कैटेनरी शेप। सब टर्म के बारे में पढ़ते चलेंगे तो उसमें सर कैटेनरी के कारण मतलब शेप के कारण इसके पास जो होगा इसको हम लोग बोल देंगे सर क्या कि सैग हो गया सर, इसके कारण क्या करेक्शन आएगा। तो इन सारे करेक्शंस के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि सर क्या क्या गलती आएगा और कैसे कैसे इन गलती को दूर कर सकते हैं। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, तो सर जब हम लोग चेन सर्विंग के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सर क्या क्या गलती हो सकता है, क्या क्या गलती हो सकता है और इन गलती को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इरर एंड करेक्शन इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहीं पे सर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, तो सर फील्ड बुक में, कि फील्ड बुक में कैसे डेटा का एंट्री करते हैं। और उसके बाद जैसे आपने शायद क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो क्लास 8 में आपने एक चीज पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोल देते हैं एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। तो वहां पे आप देखते थे कि सर जैसे ये फील्ड बुक हमारे पास है, तो आपने 8 में क्या पढ़ा है और फील्ड बुक में क्या पढ़ेंगे। तो जैसे सर फील्ड बुक में नीचे से आगे बढ़ते तो यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से देखते कि सर 5 मीटर आगे जाने के बाद कोई एक घर था। उसके बाद सर 6 मीटर आगे गए तो इधर कुछ नदी था। उसके बाद कुछ आगे गए सर तो यहाँ पे कुछ एक दुकान था। कुछ आगे गए सर तो फाइनली हमारे पास जहाँ पे सर्वे खत्म हुआ वहां पे कुछ ऐसा डिजाइन रहता। तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास ना एक ऐसा फिगर बन गया है। तो यही एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, यही तो आप क्लास में पढ़ते आए थे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा शेप दिया हुआ रहे तो आप इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल में या नंबर ऑफ पॉलीगन में आपको कन्वर्ट करके कि इसका एरिया निकालना। तो ये लास्ट में हम लोग सीख लेंगे यहीं पे यूनिट नंबर 1 में। तो ये आपके पास यहाँ पे, सॉरी यूनिट नंबर 2 में, तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपको यूनिट नंबर 2 समझ में आ गया कि यूनिट नंबर 2 क्या है? यस सर, नो सर, बोलिए कि थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। बस एक सिलेबस डिस्कशन है तो इसीलिए बाबू थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना है। क्या यहां तक सबको समझ में आते चल रहा है? यस सर, नो सर, जल्दी से बोलेंगे, फिर हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 3 पे। एक सिलेबस का बस ओवरव्यू ले लीजिए कि सर आपको क्या पढ़ना है पूरे थ्रू आउट सिलेबस में। लिंक क्या होता है सर? लिंक क्या होता है, देखिए बाबू, लिंक ये होता है कि सर जैसे हम लोग जब चेन बनाते हैं ना, तो चेन हमारे पास क्या होता है, तो चेन में सर ऐसा करके एक
यहाँ पे एक रिंग रहता है, फिर वापस से ऐसा रहता है। तो ये जो आपके पास ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे इस सेंट्रल रिंग से लेकर के इस सेंट्रल रिंग के बीच के डिस्टेंस को, इसी को बोल देते हैं लिंक। इसी को क्या बोल देते हैं? लिंक। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा लिंक रहता है चेन में, तो इसी को बोल देते हैं लिंक। यही आपके पास लिंक है, ठीक है। जब पढ़ेंगे सिलेबस तब उसके बारे में हम लोग वो समझ लेंगे। तो अभी से बस ये सब क्वेश्चन के बारे में सोच सोच करके परेशान नहीं होना। बस अभी ये समझना चाहिए आपको कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। ताकि एक आइडिया रहे कि हाँ सर हम क्या पढ़ने वाले हैं पूरे सर्विंग में। चलिए, तो अब यूनिट 3 पे आ जाते हैं कि यूनिट 3 में सर हम लोग को क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में जो हम लोग को पढ़ना है, यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या? तो यूनिट 3 में सर हम लोग को ना दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है सर एंगुलर मेजरमेंट या हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं कंपास सर्विंग। तो तीसरा चीज जो हम लोग को पढ़ना, तीसरा यूनिट में जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्वेइंग जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसे चेन सर्वेइंग में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा था, उसी तरह से कंपास सर्वेइंग में भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है अलग अलग कंपास के बारे में। तो मेनली हम लोग सर दो कंपास के बारे में पढ़ेंगे। एक को हम लोग बोल देते हैं सर्वेयर कंपास, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास, और दूसरे को बोल देते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। एक को क्या बोल देते हैं सर? सर्वेयर कंपास। एक को बोल देते हैं सर प्रिज्मेटिक कंपास। एक को क्या बोल देते हैं सर? प्रिज्मेटिक कंपास। एक जो आपके पास रहेगा सर, वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का मेजरमेंट देता है, और ये जो रहता है सर वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक मेजरमेंट देता है। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या होगा सर्वेयर कंपास, क्या होगा प्रिज्मेटिक कंपास। तो इन दोनों कंपास के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे पढ़ना है कि सर हम लोग कैसे एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो जो आप मैथ में एंगल पढ़ते आ रहे थे, उसी एंगल को यहाँ पे सर हम लोग एक नए टर्म से जानेंगे, जिसको बोल देंगे बियरिंग। क्या बोल देंगे सर? बियरिंग। तो बियरिंग इज नथिंग बट द एंगल विच इज बी यूज्ड इन मैथ। तो जो मैथ में आप एंगल यूज कर रहे थे, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे बियरिंग। तो जब हम लोग कंपास सर्विंग पढ़ेंगे, तब वो यहाँ पे हम लोग अलग अलग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर फोर बियरिंग हमारे पास क्या होता है, सर हमारे पास बैक बियरिंग जो है वो बैक बियरिंग क्या होता है, कि सर फोर बियरिंग मतलब आगे वाला जब लाइन का मेजर करेंगे एंगल, वो क्या कहलाएगा? फोर बियरिंग। पीछे वाले लाइन का एंगल मेजर करेंगे, वो कहलाएगा क्या? बैक बियरिंग। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि सर फोर बियरिंग प्लस माइनस बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा सर, वो 180 डिग्री होगा। और लिख करके ले लीजिए, दो क्वेश्चन तो आज ही मैं आपको बता दिया, एक इनवार टेप वाला और एक फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। ट्रू फॉल्स में दोनों क्वेश्चन आएगा, एकदम अभी से लिख लीजिए। एक इनवार टेप और एक फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो दो क्वेश्चन समझिए कि अभी से आपका आउट हो गया, ठीक है। अब ये फोर बियरिंग का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बैक बियरिंग का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर ट्रावर्स सर्विंग। क्या पढ़ेंगे सर? ट्रावर्स सर्विंग। तो ट्रावर्स सर्विंग जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सर क्या होता है लैटिट्यूड, और क्या होता है सर हमारे पास डिपार्चर। क्या होता है सर लैटिट्यूड, क्या होता है सर हमारे पास डिपार्चर। लैटिट्यूड क्या होता है सर? डिपार्चर। क्या होता है सर? डिपार्चर। कि डिपार्चर क्या होगा, लैटिट्यूड क्या होगा। तो इन सारी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब कंपास सर्विंग पढ़ रहे होंगे तब। तो जैसे सर जब चेन सर्विंग पढ़ रहे थे, तो चेन सर्विंग में कुछ गलती हो रहा था, तो उसी तरह से सर जब कंपास सर्विंग का बात करते हैं, तो कंपास सर्विंग में क्या होता है सर? तो ऐसा एक कंपास हमारे पास रहता है, और बीच में सर एक मैग्नेट का नीडल लगा हुआ रहता है। और मैग्नेट का आपका प्रॉपर्टी होता है सर कि वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। और यहाँ पे से सर ऐसे ऐसे हमारे पास क्या रहता है? एंगल मार्क किया हुआ रहता है। जैसे प्रोटेक्टर देखे है ना चांद, जिसमें एंगल मार्क किया हुआ रहता है, तो वैसे ही मेजर किया हुआ रहता है सर। अब क्या होगा कि सर जैसे ही आप इधर, जैसे सपोज कीजिए कि अभी नॉर्थ साउथ इधर था, तो मैग्नेट तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब हमको देखना था इस वाले पॉइंट को, तो नीचे वाले पे आपको सर 10 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री मतलब 10 20 15 20 ऐसे लिखा हुआ है। अब जैसे सर इस पॉइंट को देखना था, तो हम अपने हाथ को ऐसे घुमाएंगे, तो ओरिजिनली नॉर्थ ये था, और हाथ घूम करके रीडिंग सर हमारा जीरो से यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो जितना का एंगल है वही हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग बना देते हैं कि कितना का हॉरिजॉन्टल एंगल है। और इसी चीज को हम लोग सर ऐसे मेजर करते हैं। तो थोड़ा सा कंपास का फिगर देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कंपास सर्वेइंग होता क्या है। तो कंपास सर्वेइंग में सर ऐसा हमारे पास एक कंपास होता है, ये हमारे पास कंपास रहता है। तो यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा हो कि बीच में सर एक नीडल लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे सर रीडिंग दिया हुआ है। तो इसी रीडिंग से हम लोग यहाँ से सर साइड करते हैं, और साइड करने के बाद हम लोग ये देखते हैं, जैसे यहाँ से साइड करेंगे, और साइड करने के बाद सर हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं कि जिसको साइड करना है उसको देखने के लिए इसको ऐसे घुमाएंगे, तो जीरो से जहां तक एंगल शिफ्ट करेगा वही हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल आ जाता है सर।
सर सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस देखिए बाबू, इतना आप मान करके चल सकते हो कि हम कम से कम आपको 3 से 4 बार पढ़ा, 3 बार तो जरूर सिलेबस पढ़ा देंगे, ठीक है। एक बार आपके पास, जैसे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन पढ़े हैं मेरे से, तो अगर जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं तो उनको तो ये चीज नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 बार सिलेबस का रिवीजन होगा, एक बार ब्रह्मास्त्र में, एक बार यहाँ पे, एक बार क्रैश कोर्स के थ्रू, ठीक है। तो सिलेबस का टेंशन मत लीजिए। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस होता ही कितना है, फिर से भूल गए हम क्या बता रहे थे। तो हमने क्या बोल दिया कि सर यहाँ पे हम लोग एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे, फोर बेयरिंग क्या होगा, बैक बेयरिंग क्या होगा। अब क्या होगा सर कि चूंकि सर जो कंपास बना है सर, वो कंपास किससे बना है, तो कंपास बना है सर नीडल से। तो अब क्या होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि आप एंगल का मेजरमेंट करने गए और यहाँ पे ना सर एक लोहा का पॉल था, लोहा का पॉल था, तो सर लोहा मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सर एक्चुअल में मेरे पास नॉर्थ जो होना चाहिए, ट्रू नॉर्थ ये होना चाहिए, बट इस लोहा के आ जाने के कारण ये सर नीडल जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया, नीडल जो है सर वो थोड़ा सा क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट कर गया है। तो इतना का तो आपके पास एंगल का गलती हो रहा है। तो ये जो गलती होता है इसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोल देते हैं सर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, तो सर कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस के कारण, कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस के इन्फ्लुएंस में आ जाने के कारण आपका जो निडल है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जितना से एंगल का गड़बड़ होगा वही आपके पास क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा, इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ रहे होंगे तब, जब हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ रहे होंगे तब। सर कंपास सर्विंग में तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं ना, हाँ बिल्कुल सर, कंपास सर्विंग में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। देखिए अब चूंकि हम लोग का एक समय सीमा है और आज का जो दिया गया समय सीमा था वो खत्म होता है क्योंकि सर आ गए हैं, और तो बाकी जो सिलेबस बचा हुआ है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कभी ये नहीं घबराना है कि सर हम लोग को मतलब सिलेबस वगैरह के बारे में, वो आप बस इतना याद रखिए कि आपका जो बड़ा भाई सामने खड़ा है वो आप लोग से ज्यादा टेंशन इसको है, ठीक है, आप लोग को आगे कैसे बढ़ाना है। तो बस एक फेथ बनाइए और उस फेथ पे आप मतलब एकदम खड़े उतरेंगे आपके सर, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है एकदम बिंदास, आपको टेंशन कभी नहीं लेना है कि लाइफ में क्या होगा, ठीक है सर। हाँ सर, पढ़ बस बस यही विश्वास आपको बना करके रखना है, ठीक है। और इसके साथ एक चीज और समझ लीजिए क्या, कि सर आपको खरीदना क्या क्या है। तो खरीदने के लिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तब, बाकी खरीदने का तो जरूरत नहीं है, बट अगर खरीदना चाहते हैं तब आप एक बुक परचेज कर सकते हो। और परचेज कौन सा करना है, तो बीसी पुनामिया का बुक परचेज करना है, ठीक है, बीसी पुनामिया। ये भी किसके लिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। बाकी हम क्लास में आपको पीडीएफ करवा देंगे, सारे चैप्टर जैसे पढ़ाते जाएंगे उसका न्यूमेरिकल का फोटो मैं क्लिक कर करके आप लोग को सेंड करते जाऊंगा। मेरे पास 2-3 बुक सर्वेइंग का पड़ा हुआ है, तो सब बुक का मैं क्वेश्चन दे दूंगा, बाकी आप लोग का मर्जी आप कितना क्वेश्चन बनाते हो, मैं इसको फॉलो करके इसका न्यूमेरिकल आप लोग को करवाते जाऊंगा सर। सर नेक्स्ट क्लास कैंसिल है सर हम लोग का, ठीक है, आपका कैंसिल है ना, मेरा आगे का क्लास है, ठीक है। आज क्लास नहीं हुआ क्या अरविंद सर का, क्या हुआ, अभी भी तभी ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो आज बस क्लास कैंसिल है, अगले क्लास से आकर के वो क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो एक बीसी पुनमिया का आपको बुक ले लेना है, एक स्पाइरल कॉपी ले लेना है। तो स्पाइरल वाला कॉपी, ये वाला जो आप लोग समझते ही है, ये वाला जो कॉपी आता है यही स्पाइरल वाला कॉपी, और व्हाइट पेज, ठीक है, ब्लैंक पेज स्पाइरल कॉपी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और क्या खरीदना है, हाँ ये दोनों चीज आपके पास तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पी वाई क्यू। अब सेमेस्टर वाला पी वाई क्यू नहीं, एसएससी जेई का पी वाई क्यू, ठीक है, एसएससी जेई का पी वाई क्यू। क्योंकि मैं अभी से ही आप लोग को एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का एक हैबिट, मतलब एक हैबिट बन जाए, ठीक है। तो आपको एसएससी जेई का पी वाई क्यू ले लेना है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, तो अगर आप लोग दो लोग साथ में रह रहे हैं तो एक लोग ले लीजिए किसका, तो आईएएस मास्टर का एसएससी जेई का पीवाईक्यू जो आता है सो, और दूसरे को बोलिए कि भाई तुम ऐसा करो कि जो यूथ पब्लिकेशन वाला बुक है ना, यूथ पब्लिकेशन वाला तुम बुक ले लो। तो यूथ पब्लिकेशन में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास 5 से 6 वॉल्यूम आता है, ठीक है, 5 से 6 वॉल्यूम आता है। तो आपको जाना है और वहां पे देखना है कि कौन से वॉल्यूम में आपका सब्जेक्ट जो है वो आ रहा है। तो 2 वॉल्यूम तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक वॉल्यूम में आपका सर्वे है, दूसरे वॉल्यूम में आपका सॉइल है। तो आपको 2 वॉल्यूम तो कम से कम खरीदना पड़ेगा, तो 2 वॉल्यूम यूथ पब्लिकेशन का खरीद लीजिए। अब यूथ पब्लिकेशन का खासियत क्या है कि वो सिर्फ एसएससी जेई को कवर नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम जितना जेई का एग्जाम होता है ना, सारे जेई के क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और आपको खरीद लेना है, क्या, गुप्ता एंड गुप्ता। क्यों गुप्ता एंड गुप्ता खरीदना है, क्योंकि सर आप बिहार से बिलोंग करते हो
और बिहार के लोग इतने महानुभव हैं कि जब एग्जाम दीजिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नहीं भाई, यहाँ से पेज कॉपी किया जाता है। पेज मतलब समझ में आ रहा है कि अगर एक पेज में 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आ जाएगा, ऐसा है। तो आपको गुप्ता एंड गुप्ता का ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो आपको ले लेना है। तो इतना चीज आपके पास होना चाहिए, इतना चीज आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप चूंकि सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हो, सेमेस्टर को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग का किस्मत बढ़िया रहा, ठीक है, तो अब इतना था कि मेट्रो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले चल रहा है, कंप्लीशन तो हो जाना चाहिए था 2025 में ही उसको, बट अभी डिले चल रहा है। तो ऐसा मान करके चलिए कि 2026 में आपका मेट्रो, पटना मेट्रो स्टार्ट होगा। तो जब 2026 में स्टार्ट होगा तो वहां तक में आप पास आउट कर जाइएगा, तो एकदम बम्पर वैकेंसी जाएगा, सीधा नंबर बेसिस पे उठा करके लेकर के जाएगा। क्योंकि जब ये लोग बीटेक को हायर करेंगे तो उनको बीटेक को मिनिमम जो सैलरी देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 40,000, और जब आप लोग को हायर करेंगे तो आप लोग को थोड़ा कम सैलरी में भी हायर कर सकते हैं, तो वो सीधा नंबर बेसिस पे आप लोग को उठाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए आपका सेमेस्टर में नंबर बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अगर नंबर बेसिस वैकेंसी आए तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए सेमेस्टर का भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगता चले। नो डाउट अभी आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, बट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, उसी को आपका फिल इन द ब्लैंक से ट्रू एंड फॉल्स करके दिया जाएगा। तो इतना चीज आप लोगों को कर लेना है सर। सर अकेले हैं तो कौन सा, अगर आप लोग अकेले हैं तो फिलहाल के लिए हम बोलेंगे कि आयुष मास्टर का ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्योंकि यूथ पब्लिकेशन जो है वो आधा आंसर आपका गलत दिया है, आधा आंसर गलत दिया है। तो जब आंसर गलत है, अगर आप इस बुक से पढ़िएगा तब फिर सर आपके मन में ना डिफ्लेक्शन आने लग जाता है कि सर इसका बुक का सही माने, कि सर का सही माने, कि सर जो स्टैंडर्ड बुक है उसको सही माने। तो इसीलिए आयुष मास्टर, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सही है, तो इसलिए आयुष मास्टर वाला बुक ले लेना है, ठीक है। आप नहीं दोगे सर बुक का पीडीएफ? अच्छा गौरव, आज ना हम कुछ बुक का पीडीएफ आपको देंगे, उसको अपलोड कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। आप लोग का ना एक सर्वेइंग का बुक का जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। एक सर्वेइंग का बुक का मैं पीडीएफ जो है वो आज अपलोड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बट अभी आप लोगों को बुक नहीं खोलना है, जब मैं बोलूंगा तब बुक खोलना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। ये आयुष मास्टर, आयुष मास्टर पब्लिकेशन का एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। सर कितने देर से क्लास स्टार्ट है? सर क्लास अब खत्म होने को आया है साहिल। ऑसम क्लास सर। बब्बू ये तो अभी आपके पास बस वो इंट्रोडक्शन क्लास है, जब आप सेमेस्टर पढ़ना मतलब जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्लास कैसे औसम होता है, ठीक है सर। मैं लेट जुड़ा, कोई बात नहीं साहिल, ठीक है। जब जागे तब सवेरा, लेट सवेरा क्या होता है, कुछ नहीं। तो मैं आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ बस एक आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक छोटे भाई के नाते बड़े भाई का यही मदद करना है कि जो भी आपके दोस्त सर्कल में है, ठीक है, एक बार जरूर से उनको बोल दीजिएगा कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप एक बार बस जा करके, ये जो अभी लेक्चर है ना वो ओपन रहेगा, एक दो लेक्चर आप जा करके वहां पे देखिए, ठीक है। अब होता है ना कि पापी पेट का सवाल है, तो थोड़ा सा प्रमोशन करना जरूरी है, और इसमें आप ही लोग जो छोटे भाई अपने बड़े भाई का मदद कीजिएगा। तो थोड़ा सा आप लोग जरूर बोलिए कि हाँ सर है, पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो जरूर से आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि बाबू देखिए हम लोग के पास ना वो पॉलिसी नहीं है कि पैसा दे करके सीनियर को खरीद ले। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बहकावे में आना है, बट ज्यादा बहकावे में नहीं चले जाना है। तो एक बार बस वो चीज कीजिए, और नो डाउट जो भी आपको कंटेंट मिलेगा सबसे बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जहां भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। बंद कीजिए सर।